थोड़ा व्यवधान आया, इसके लिए क्षमा करेंगे। फिर से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप जितना खाएंगे उतना मैं आंवला आपके लिए ले आया हूँ, बाकी जो पशु हैं, पक्षी हैं, दूसरे प्राणी हैं, दूसरे जानवर हैं, वे उस फल का उपभोग करते हैं। हम में से कितने लोग इस बात को समझते हैं कि फलों पे, वृक्षों पे जो फल हैं वो पक्षियों के लिए भी हैं। हम लोग तो खेतों से लेकर पेड़ों तक चिड़ियों को उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। कई सारे तो हमारे गीत ही इस पे बने हुए हैं कि चिड़िया उड़ जाए, तोता उड़ जाए, गिलहरी न खाने पाए, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो पूरा फल हमको मिल जाए। कल एक कविता में मैंने जिक्र किया भी था कि हम लोग तो उस नस्ल के लोग हैं जो गाय के बच्चे का दूध भी पूरा पी जाते हैं, उसके बच्चे के लिए भी दूध छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो यह जो है वह आदिवासियत है। इस आदिवासियत की जो रक्षा करता है, जो अपने जीवन में अपनाता है, वही खरे अर्थों में आदिवासी है। तो बहुत स्पष्ट है कि आदिवासी का आशय मेरी नज़र में उनसे है जो अभी भी उस जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, जो जीवन शैली हमारे सैकड़ों वर्ष पूर्व के पूर्वजों की थी, जो आज की इस अधुनातन जीवन शैली से अभी भी बहुत दूर हैं, और उनके भीतर यह लाभ, लोभ, लालच अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और वे अपने साथ पूरी प्रकृति, जब मैं पूरी प्रकृति कह रहा हूँ तो पेड़ पौधे, नदी, झरने, जीव जंतु, वनस्पति, सबके हित की चिंता करते हैं और सबके हित को लेकर संवेदनशील रहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही इस धरती पर जीवन जीने का अधिकारी है। इसी तरह से जब हम आदिवासी चेतना की बात करते हैं तो फिर वही बात आएगी, और वो ये कि जो विचार, जो सोच, जो दर्शन समस्त पृथ्वी के साथ एक अपनेपन की भावना से अभिव्यक्त होता है, जहाँ पर सभी के प्रति एक संवेदनशील दृष्टि है, सभी जीव जंतु जगत के प्रति सहजीविता का भाव है, वह जिस भी कविता में व्यक्त हुआ है वह सब आदिवासी चेतना की कविता हैं। वे लोग जो इस धरती को, कल की कविता के संदर्भ में हमने बातचीत की थी, पर्यावरण के संदर्भ में हमने बातचीत की थी कि वे लोग जो इस धरती के पर्यावरण की रक्षा करने की चिंता में हैं। आपको पता है, हम सबको पता है कि हमने चंद्रयान जो भेजा है वो अभी कब तक ये पता लगाएगा कि किसी और ग्रह पर, कम से कम सबसे निकट चंद्रमा पर, मनुष्यों के अस्तित्व का कोई मुकम्मल स्थान है जहाँ पर मनुष्य जीवन चल सकता है। ये अलग बात है कि लोग चांद पर प्लॉट बुक करने लगे हैं, और ऐसी कई एजेंसियां इस समय बाजार में उपलब्ध हैं जो इस तरह की प्लॉट उपलब्ध करा रही हैं। लेकिन जब एक ही यह धरती, यह धरा, यही मनुष्यों के लिए है, यही समस्त जीव जंतुओं के लिए भी है, समस्त वनस्पतियों के लिए भी है, तो आदिवासी चेतना है वह इनमें से किसी एक प्रजाति के संकट को लेकर चिंतित होती है। कल हमने गिरगिट की बात की थी, तो गिरगिट के संदर्भ में भी आप देखें कि सामान्यतः गिरगिट या सांप या इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं, उसको देखते ही हमारा जो पहला रिएक्शन होता है कि उसको मारो, उसको भगाओ। ये मारो और भगाओ की हमारी जो सोच है, आदिवासी चेतना ये नहीं है। आदिवासी चेतना ये है कि इन सब के लिए जगह है। जब नागार्जुन लिखते हैं कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत दिनों तक
रही भीत पर छिपकलियों की गश्त और बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब ये देखिए, चूहा, छिपकली, कुतिया, ये सब कौन है? इन सब के साथ हमारी एक सहजीविता है। अगर इस सहजीविता का भाव हमारे भीतर है तो हम ऐसी हर शय के प्रति सहानुभूति से भरे होंगे। उसके प्रति हमारे भीतर एक संवेदना का संबंध होगा, और जब तक यह संवेदना का संबंध कविता में व्यक्त होता रहेगा, मेरी समझ से वह एक तरह से आदिवासी चेतना की कविता है, क्योंकि हमारे जो आदि पुरखे थे वो इन सब के साथ अपने जीवन का साझा करते थे। हमारे जो पुराने नीति ग्रंथ हैं, जो जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि को देखें तो वहाँ पर भी समस्त सृष्टि का मानवीकरण दिखता है। वहाँ पेड़ है तो पेड़ का भी कोई नाम है, पेड़ भी किसी से संवाद कर रहा है। अगर कोई कछुआ है, कोई लोमड़ी है, कोई सियार है, कोई शेर है, तो उसका भी एक नाम है, और वह किसी एक संदेश को व्यक्त करने के निमित्त उस कहानी में, उस कविता में आया है, उस रचना में आया है। तो यह मेरी समझ से आदिवासी चेतना हुई। तो हम लोगों ने आदिवासी शब्द, उसकी पारिभाषिकता पर बातचीत की, इसके साथ ही आदिवासियत क्या है उस पर हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की, और आदिवासी चेतना को समझने का हमने प्रयास किया कि आदिवासी चेतना केवल आदिवासी जो संवैधानिक रूप से एक श्रेणी में आते हैं उनकी ही रचना में हो, यह आवश्यक नहीं। हाँ, चूंकि वो उस श्रेणी में है तो उनकी रचनाओं में वह बहुतायत में मिल सकता है, लेकिन दूसरे रचनाकार जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं उनकी रचनाओं में भी आदिवासी चेतना की झलक हमें प्राप्त हो सकती है। आगे जब मैं कवियों की कविताओं के उदाहरण से इसे समझाने का प्रयत्न करूंगा तो बहुत से उदाहरण ऐसे आएंगे और बहुत से कवि हमारे सामने उपलब्ध होंगे। अभी कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी वाशिंगटन डीसी में एक वक्तव्य दे रहे थे, और उस वक्तव्य में उन्होंने एक बात बताई जिसको समझने और ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 200 सालों के ब्रिटिश शासन में लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट हुई। यानी भारत की संपदा जिसका आज मूल्य 45 ट्रिलियन डॉलर होगा, यह लूटा गया, ब्रिटिशों ने लूटा। अब इस बात को, इस तथ्य को इस पृष्ठभूमि में देखें कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह कौन करता है, तो आप पाएंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हमारा आदिवासी करता है। और ये अलग बात है कि हमारे इतिहास में आदिवासियों के विद्रोह को पर्याप्त जगह नहीं दी गई, उनके नायकों को पर्याप्त तवज्जो नहीं मिली। और इसीलिए जब मैं आगे अगले सत्र में जब आदिवासी कविता के उदाहरण दूंगा तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा उनकी बेचैनी इसी बात को लेकर है कि उन्हें इतिहास में जगह क्यों नहीं दी गई। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बंगाल का शासन आता है, और उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी निरंतर तत्कालीन शासकों से के सहयोग से, उनसे संधि करके, उनसे समझौता करके अनेक स्थानों पर वह दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लेती है, लगान वसूली का अधिकार प्राप्त करती है, और वह जो परंपरागत रीति से वसूली करते चले आए जमींदार थे उनकी बेदखली, उनको बाहर करना और ऐसे लोगों को नियुक्त करना जो बड़ी बेरहमी से और
उनके द्वारा तय किए गए लगान वसूल करके दे दे, ऐसे लोगों की वो तलाश शुरू करते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे लालची लोग धीरे धीरे वहाँ भी प्रवेश करने की कोशिश करते हैं जहाँ सदियों से हमारे आदिवासी पुरखे रहते आए हैं। यानी जंगलों में जो हजारों वर्षों से वो जंगली उपज पर जीवित आश्रित रहे थे, उन उपजों पर कब्जा करने की, लगान वसूलने की कोशिश होती है। और पश्चिम बंगाल और झारखंड के मध्य जंगल महल नामक स्थान पर कंपनी मुगल शासकों से दीवानी का अधिकार लेने के बाद जब जमींदारों की बेदखली करके वसूली करने की कोशिश करती है, तो एक पहला विद्रोह उत्पन्न होता है। जगन्नाथ सिंह पातर, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह आदि के द्वारा 1766 में। और वहाँ से जो शुरुआत होती है, उसके बाद आप तिलका माझी का विद्रोह जानते हैं, जबरा पहाड़िया के रूप में, जिसका समय 1750 से 1785 है। सिद्धू कान्हू का विद्रोह आप जानते हैं, 1815 से 1855 तक। बिरसा मुंडा के विद्रोह के बारे में आपको जानकारी है, 1875 से 1900 तक। कहने का मतलब ये कि एक लंबी श्रृंखला आदिवासियों के ब्रिटिशों के साथ संघर्ष की हमें प्राप्त होती है। हमारे गुजरात और राजस्थान की सीमा पे मानगढ़ विद्रोह की बड़ी चर्चा हुई है। हरिराम मीणा ने, धोनी तपेतीर और अनेक उपन्यासकारों ने, आदिवासी और गैर आदिवासी उपन्यासकारों ने उस महासंग्राम की गाथा को औपन्यासिक विन्यास दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो इतिहास में उनके संघर्ष रहे हैं, उन संघर्षों को कैसे तवज्जो नहीं दी गई, उन्हें महत्व नहीं दिया गया, इसको लेके उन सब का आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी स्थान स्थान पर उनकी रचनाओं में, चाहे वह कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उसमें जाहिर होती रही है। जब मैं कविताओं को पलट कर देखता हूँ, कविताओं पर बातचीत करने की शुरुआत करूँगा, तो मैं पाता हूँ कि उसमें कुछ एक सामान्य प्रवृत्तियाँ नज़र आती हैं। अभी जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये वे कवि हैं जो आदिवासी नहीं हैं, लेकिन इनकी कविताओं में आदिवासी जीवन के प्रति विशेष करुणा दर्ज हुई है। इन कविताओं में आदिवासियों पर अत्याचार, उन पर हो रहे शोषण के प्रति सहानुभूति व्यक्त हुई है, उनकी मौजूदा स्थिति को लेकर करुणा व्यक्त हुई है। ये उम्मीद व्यक्त की गई है कि आदिवासियों के साथ एक संवेदनशील व्यवहार सत्ता, व्यवस्था और समाज के द्वारा किया जाना चाहिए। उन्हें जो जबरन विस्थापित किया जा रहा है, उन्हें जल, जंगल, जमीन से बेदखल जो किया जा रहा है, विकास के नाम पर जिस तरह के विस्थापन उन्हें दिए जा रहे हैं, उसको लेकर ये कवि बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत ही सजग हैं। उनके सांस्कृतिक संक्रमण और भाषा के संकट को लेकर के भी उनमें एक बड़ी चिंता दिखाई पड़ती है। मैं कुछ कवियों के हवाले से, कविताओं के हवाले से आपके सामने बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। राजेश जोशी का कविता संग्रह है नेपथ्य में हंसी, और उसमें एक कविता है जन्म। कविता का शीर्षक है जन्म। ये एक ऐसे बंजारे समाज के एक समूह का चित्रण है जिनके पास कोई घर ठिकाना नहीं है। कभी इस स्थान पर तो कभी उस स्थान पर वे जाते रहते हैं और अपना जीवन इसी तरह से चलाते हैं। और ऐसे ही एक बंजारे टोले में
एक बंजारे समुदाय में एक बच्चे का जन्म हो रहा है और आप देखें कवि की सहानुभूति उसके प्रति कैसे है। कैसे हैं ये बंजारे? तो वो कहते हैं की पीठ पर अपनी खटिया बांधकर चल देंगे अभी बंजारे, दूर तक उनके साथ साथ जाएगी मेरी बेचैन आत्मा। और धूप के साथ सरकती किसी पेड़ की छांव में डाल देंगे वे अपना डेरा और पकाएंगे बटिया और दाल। अब बिंब को देखें कि धूप के साथ जिसकी छाया सरकती जा रही हो, छाया सरकेगी तो छाया पाने वालों को भी उसी की तरह सरकना पड़ता है। और कितनी अनमोल, कितनी अद्वितीय होती हैं वे साधारण चीज़ें जिनके सहारे चलता है यह महाजीवन। बंजारों के उस जीवन बिंब को कवि महाजीवन की संज्ञा दे रहा है। वो छोटी सी काली हड़िया जिसमें पकाई जाती है दाल और रख ली जाती है जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ। पुराने अखबार का वो छोटा सा टुकड़ा जिसमें बांध कर रखा जाता है नमक, इतने सहेज कर रखती है बंजारन औरत नमक को, कागज में बांध लिया हो जैसे उसने पूरा अरब सागर। एक बात जो यहाँ मैंने बार बार अनुभव की है कि जो पहली पीढ़ी के यानी जो आदिवासी समुदाय के कवि हैं उनमें व्यंजना के गुण कम हैं, अभिधा ज़्यादा है, क्योंकि उनके भीतर आक्रोश और बेचैनी, तड़प, पीड़ा और अपनी स्थितियों से बाहर निकलने उभरने की छटपटाहट अधिक है। इसलिए वो लंक्षणा और व्यंजना से ज़्यादा अभिधा में बात करने में यकीन रखते हैं। लेकिन हमारे समकालीन कवियों ने कोशिश की है कि वो अभिधा में भी बात करते हुए बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी व्यंजना के साथ कविता में पिरो देते हैं। जैसे राजेश जोशी की ये पंक्तियाँ जो मुझे मुग्ध कर देती हैं कि इतने सहेज कर रखती है वह बंजारन औरत नमक को। अब ये नमक इतने सारे संदर्भों से जुड़ता है कि आप एक एक संदर्भ जोड़ते जाइए और एक एक नया अर्थ ग्रहण करते जाइए कि कागज में बांध लिया हो जैसे उसने पूरा अरब सागर। बंजारों ने अभी डेरा डाला है मेरे घर के इन सामने, किसी फल की फांक की तरह आसमान पर लटका है कार्तिक की सप्तमी का चांद। सड़क के किनारे पान की गुमटियों के पीछे एक छोटे से टाट की आड़ और लालटेन की मध्यम रोशनी में बंजारन बहू ने जन्म दिया है अभी अभी एक बच्चे को। बंजारन बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जन्म के इस दृश्य को कवि ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो एक तरफ कविता की उपलब्धि तो है ही, दूसरी तरफ उस दर दर भटकने वाले बंजारा समुदाय के प्रति कवि की सहानुभूति भी व्यक्त हुई है। एक कविता है नट। नट भी ऐसे ही समुदाय के अंतर्गत परिगणित होते हैं। नट जो सड़कों पर घूम घूम कर, मोहल्लों में घूम घूम कर खेला दिखाते हैं। अक्सर आपके मोहल्ले में भी, आपकी सड़कों में भी आपने देखा होगा कि दो बांस के बीच में एक रस्सी बांधकर उस पे एक लड़की संतुलन साधती है और हमसे आपसे जो उस राह से गुजर रहे होते हैं 2-5 पैसे रुपए की उम्मीद लगाए रहती है और अपना कर्तव्य दिखाती है। नट कविता में राजेश जोशी इसी स्थिति को चित्रित करते हैं कि दीमके जगह जगह से खा चुकी हैं तुम्हारे बांसों को जिन पे वह रस्सी बांधी जाती है। भूख खा चुकी है तुम्हारा सारा बदन, कदमों को साध कर चलते हो जिस रस्सी पर, इस छोर से उस छोर, टूट चुके हैं उसके रेशे, जर्जर हो चुकी है वो रस्सी। जब जब शुरू करते हो तुम अपना खेल, कहीं बहुत करीब से आती है यम के भैंसों के खुरों की आवाज़, उसके गले में लटकी घंटियाँ। यानी
रस्सी भी कमज़ोर हो गई है, बांस को भी घुन खा गए हैं। वो नट को संबोधित करता है कि क्या कभी डर नहीं लगता तुम्हें? आशंका से कभी कांपते नहीं तुम्हारे पांव? तो नट जो जवाब देता है वो सभ्य समाज को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। वो कहता है कि सच कहते हो बाबू, एकदम सच, पर जरा कहो तो, युद्ध में बार बार घाव पर घाव सहते क्या कम जर्जर हुई है पृथ्वी? युद्ध कौन करता है? अभी तक आप देखते आए हैं कि ये जो तथाकथित सभ्य, संपन्न और विकसित कहे जाने वाले देश हैं, जातियां हैं, समुदाय और कबीले रहे हैं, इन्हीं लोगों ने युद्ध किए हैं। इन्हीं लोगों ने युद्ध की शुरुआत की है और उन पर कब्जा करने की कोशिश की है जो उनसे कमज़ोर रहे हैं। और उनके सारे घाव कौन सहता रहा है? ये पृथ्वी ही ना। तो युद्ध में बार बार घाव पर घाव सहते क्या कम जर्जर हुई है पृथ्वी? कीड़ों मकोड़ों और चूहों ने क्या कम खाया है इस पृथ्वी को? पर कौन डरता है बाबू इस धरती पर चलते हुए? क्या बात कही है कि कौन डरता है बाबू इस धरती पर चलते हुए, जबकि धरती खोखली हो गई है और खोखले करने वाले कोई और नहीं, हम ही लोग हैं। सभ्य समाज के चेहरे को आईना दिखाने की नट की यह कोशिश है। क्या यहाँ कम साध कर चलना पड़ता है पाँव? जीवन की जोत जब तक टिकी रहे आंखें, कौन डरता है यमराज के भैंसे से? जीवन की जोत पर जब तक टिकी रहे आंखें, कौन डरता है यमराज के भैंसे से? मैं इस जर्जर रस्सी पर नहीं बाबू, भरोसे की डोर पर चलता हूं दिन रात। ये भरोसे की डोर है इसी तरह से कविता और जहां पर आदिवासी चेतना, आदिवासियों के प्रति संवेदना व्यक्त करती राजेश जोशी की कविता है, उसका भी मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। थोड़ी सी जगह चाहिए उन्हें पृथ्वी पर। कितनी थोड़ी सी जगह? अब आप देखें कि ये बिंब आपकी नज़रों के सामने बार बार गुजरे होंगे, लेकिन कितना हम संवेदनशील हुए हैं उसे देखकर यह समझने की बात है कि थोड़ी सी जगह जिसमें अपने को जैसे तैसे समेट कर बैठ जाएं, जिसमें पाँव को मोड़कर सो सकें, छोटी सी जगह जितनी। दुष्यंत ने लिखा है ना कि गर न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। हमारे जैसे बड़े पेट वाले लोग क्या पाँव से पेट को ढक सकते हैं? तो पाँव से पेट कौन ढकता है? वही जिनके पेट भूखे होते हैं, भरे हुए पेट के वालों के पेट फूले हुए होते हैं। तो थोड़ी सी जगह जिसमें अपने को जैसे तैसे समेट कर बैठ जाएं, जिसमें पाँव को मोड़कर सो सकें, छोटी सी जगह जितनी सूरज का अक्स घेरता है पानी में। सूरज कितना विशाल है, लेकिन पानी में उसका अक्स कितना छोटा है। ये समुदाय कितनी बड़ी संख्या में है, लेकिन इस धरती पे उसकी जगह कितनी सीमित कर दी गई है। सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वे दौड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। किसी बोगी के दरवाजे में अपना गट्ठर चढ़ा किसी भी कोने में सिकुड़कर बैठ जाएंगे वे। चारों ओर हिकारत फेंकती तुम्हारी नज़रों के बीच। वे तलाश रहे हैं एक छोटी सी जगह, तुम्हारी नज़रों के बीच एक छोटी सी जगह। वे जो बचाते हैं आग को, पानी को, हवा को, आकाश को। कल हम लोग पर्यावरण की बात कर रहे थे। पर्यावरण को बचाने वाले कौन लोग हैं? हम तो वे लोग हैं जो पर्यावरण के संकट उत्पन्न करते हैं। हम तो वे लोग हैं जब सरकारें कहती हैं कि ऑड और इवन का फॉर्मूला के अनुसार गाड़ियां लेकर सड़कों पे उतरिए, तो हम नाराज़ होते हैं क्योंकि हमारी सुविधा में खलल पैदा होता है। और ये कौन लोग हैं? ये आग को, पानी को, हवा को, आकाश को बचाने की कोशिश करते हैं। ये पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करते, ये पर्यावरण के साथ सहसंबंध, सहजीविता का संबंध रखते हैं। धरती को बचाते हैं बंजर होने से। हमारी भाषा में जो नहीं घेरते अपने नाम जितनी भी जगह
वे अक्सर जिंदगी के हाशिए पर रह लेते हैं अनाम और चुपचाप। वे जो इस धरती के नमक हैं, फिर से नमक आया, वे जो इस धरती के नमक हैं। आपको नमक का महत्व पता है, क्योंकि स्वाद को भी नमक कहा जाता है, इसीलिए नमक को भी रस कहा जाता है। रस क्या है? स्वाद है। तो ये धरती के नमक हैं, उन्हें चाहिए बस उतनी ही जगह जितनी चांद का अक्स घेरता है पानी में। तो इस तरह से राजेश जोशी की कविताओं में हम पाते हैं कि कवि बहुत ही संवेदना के साथ आदिवासी जीवन को चित्रित है। मंगलेश डबराल का जिक्र हम करेंगे यहाँ पे। मंगलेश जी ने भी बड़ी संख्या में आदिवासी जीवन के प्रति सहानुभूति की कविताएं लिखी हैं। प्रकृति के साथ आदिवासियों के रिश्ते को और उनके साथ की जा रही विस्थापन की साजिशों को पर्दाफाश करने का प्रयास वो अपनी कविता में करते हुए नजर आते हैं। आदिवासी कविता का शीर्षक है, वे लिखते हैं कि इंद्रावती, गोदावरी, शबरी, स्वर्णरेखा, तीस्ता, बराक, कोयल, ये वे नदियां हैं जो आदिवासी अंचलों में हैं। हम लोग जब पूजा करते हैं और नदियों के नाम लेते हैं तो ये कोई नदी के नाम उसमें नहीं आते हैं। हम लोग अपनी पूजा में भी नदियों को शामिल नहीं करते। इंद्रावती, गोदावरी, शबरी, स्वर्णरेखा, हाँ गोदावरी का जिक्र आता है, तीस्ता, बराक, कोयल सिर्फ नदियां नहीं, उनके वाद्य यंत्र हैं। मुरिया, बैगा, संथाल, मुंडा, उरांव, डोंगरिया, कौद, पहाड़िया महज नाम नहीं, वे राग हैं जिन्हें वह प्राचीन समय से गाता आया है। और यह गहरा अरण्य उसका आध्यात्म नहीं, उसका घर है। हम अवस्था में अरण्य में जाते हैं, लेकिन वो तो उन्हीं जगहों पे हमेशा से रहते आए हैं, ये तो उनका घर है। उनके आसपास की जो परिस्थितियां निरंतर बदली जा रही है, सत्ता के हस्तक्षेप से, पूंजीवादियों के हस्तक्षेप से, बड़े बड़े व्यापारियों के हस्तक्षेप से, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हस्तक्षेप से, कवि लिखता है कि अब क्षितिज पर बार बार उसकी काली देह उभरती है, वह कभी उदास और कभी डरा हुआ दिखता है। उसके आसपास पेड़ बिना पत्तों के हैं और मिट्टी बिना घास की। यह साफ है कि उससे कुछ छीन लिया गया है, उसे अपने अरण्य से दूर ले जाया जा रहा है, अपने लोहे, कोयले और अभ्रक से दूर, उन खनिज संपदाओं से दूर जिन खनिज संपदाओं की रक्षा उनके पूर्वज ब्रिटिश काल से करते चले आए हैं। और अगर रक्षा नहीं किए होते तो जैसा मैंने कहा कि जो आज भारत के विदेश मंत्री 45 ट्रिलियन डॉलर लूट की बात करते हैं अंग्रेजी शासन के समय, तो वह लूट का आंकड़ा और कितना बढ़ गया होता अगर आदिवासियों ने जंगल छोड़ दिया होता और उन्हें बेरहम होकर खुली लूट करने का मौका दे दिया होता। उसे अपने अरण्य से दूर ले जाया जा रहा है, अपने लोहे, कोयले और अभ्रक से दूर, घास की ढलानों से तपती हुई चट्टानों की ओर, 700 साल पुराने हरसूद से एक नए और बियावान हरसूद की ओर, पानी से भरी हुई टिहरी से नई टिहरी की, और जहां पानी खत्म हो चुका है, यानी जहां पर पानी है वहां से उसे बेदखल कर वहां पहुंचाया जा रहा है जहां पानी नहीं है। अब ये पानी नहीं है तो आप देखें कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यह जो पानी है, यह जो आब है, यह जो मर्यादा है, यह जो प्रतिष्ठा है,
और यह जो आँखों का पानी है जहाँ सूख गया है, वहाँ इन जल स्रोतों से उठाकर विस्थापित कर उन्हें पहुँचा दिया जा रहा है। उनका उससे मनुष्यों जैसा कोई सरोकार नहीं रह गया है। उन्हें सिर्फ उसके पैरों तले की जमीन में दबी हुई सोने की एक नई चिड़िया दिखाई देती है। एक मनुष्य का मनुष्य के साथ जैसा बर्ताव होना चाहिए, किया जाना चाहिए, उस बर्ताव का भी उनके प्रति अभाव देखने को मिलता है। वो केवल उसके पैरों तले दबी हुई वो जो नई सोने की चिड़िया है उसी पे नज़र गड़ाए बैठे हैं, यानी वह जो वन संपदा, जो खनिज संपदा है, सिर्फ उसी पर उसकी नज़र है। एक दिन वह अपने वाद्य यंत्रों को पुकारता है, अपनी नदियों, जगहों और नामों को, अपने लोहे, कोयले और अभ्रक को बुला लाता है, अपने मांदर, तुरही और बांसुरी को जोरों से बजाने लगता है। तब जो लोग उस पर शासन करते हैं वे तुरंत अपनी बंदूक निकाल कर ले आते हैं। यानी वह जब विद्रोह पर उतारू होता है तो विद्रोह का शमन करने के लिए खून खराबे पर उतर आते हैं। इसी तरह बची हुई जगहें, यह भी मंगलेश डबराल की एक कविता है जिसमें आदिवासी चेतना के दृश्य नजर आते हैं कि बची हुई जगहें क्या हैं। मैं जहाँ से एक पत्थर की तरह खिसक कर चला आया, उस पहाड़ में भी एक छोटी सी जगह बची होगी। इस बीच मेरा शहर एक विशालकाय बांध के पानी में डूब गया। उसके बदले वैसा ही एक और शहर उठा दिया गया, लेकिन मैंने कहा यह वह नहीं है। मेरा शहर एक खालीपन है। घटनाएं विलीन हो जाती हैं, लेकिन जहाँ वे जगहें बनी रहती हैं, जहाँ वे घटित हुई थीं, वे जमा होती जाती हैं, साथ साथ चलती हैं, याद दिलाती हुई कि हमें क्या भूल गया है और हमने क्या खो दिया है। आप देखें कि बड़े बड़े बांधों से जो जल संग्रहण होता है उनकी उपयोगिता कम नहीं है, लेकिन छोटे बांधों की उपयोगिता भी बहुत है। लेकिन बड़े बांध, विशालकाय बांध एक बहुत बड़ी आबादी को जलमग्न कर देते हैं और उस आबादी में बसे हुए लोगों को विस्थापित होने के लिए विवश होना पड़ता है। इन सब ने जिन्हें चिन्हित किया है कि वे कौन लोग हैं जो आदिवासियों के जीवन को संकटग्रस्त करते हैं, तो ज़्यादातर ये जो कॉरपोरेट है, ये जो पूंजीवाद है, इनकी भूमिका है कि ये कैसे उनकी खनिज संपदा, उनके जीवन और उनके परिवेश से जुड़े हुए जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उन सब को कैसे हथिया लें। तो मदन कश्यप लिखते हैं नए युग के सौदागर शीर्षक कविता में कि ये पहाड़ों की ढलान से आहिस्ता आहिस्ता उतरने वाले, तराई के रास्ते पांव पैदल चलकर आने वाले पुराने व्यापारी नहीं हैं। ये पहाड़ की ढलान से आहिस्ता आहिस्ता उतरने वाले, तराई के रास्ते पांव पैदल चलकर आने वाले पुराने व्यापारी नहीं हैं। ये ऐसे व्यापारी हैं, इनका जो लोभ है वह बहुत बढ़ा हुआ है। इन्हें सखुए के बीज नहीं, पूरा जंगल चाहिए। हड़िया के लिए भात नहीं, सारा खेत चाहिए। ये नए युग के सौदागर हैं, बेचना और खरीदना नहीं, केवल छीनना जानते हैं। बेचना और खरीदना तो बाजार का हमेशा से रूप रहा है, लेकिन ये बेचना और खरीदना नहीं, केवल छीनना जानते हैं। ये कभी सामने नहीं आते, रहते हैं कहीं दूर, समंदर के इस पार या उस पार। बस सामने आती है इनकी आकांक्षाएं, योजनाएं और हवस। इनकी आकांक्षाएं, योजनाएं और हवस। इसी तरह से एक दूसरी कविता में मदन कश्यप लिखते हैं
कि ठंडे लोहे सा अपना कंधा जरा झुकाओ, हमें उस पर पांव रखकर लंबी छलांग लगानी। आदिवासियों के कंधे पे पांव रखकर लंबी छलांग लगाने की कोशिश। मुल्क को आगे ले जाना है, बाजार चहक रहा है और हमारी बेचैन आकांक्षाओं के साथ साथ हमारा आयतन भी बढ़ रहा है। तुम तो कुछ घटो, रास्तों से हटो। आदिवासियों के लिए कहते हैं कि तुम तो कुछ घटो और रास्ते से हटो। बस अपना यह जंगल, नदी, पहाड़ हमें दे दो, हम इन्हें निचोड़ कर देश को आगे ले जाएंगे, दुनिया में अपनी तरक्की का मादल बजाएंगे और यदि बचे रहे तो तुम्हें भी नाचने गाने के लिए बुलाएंगे। यानी उनकी हैसियत, उनकी स्थिति सिर्फ इतनी रह गई है कि वे नुमाइश की चीज़ बनते चले जा रहे हैं, चले गए हैं। तुम्हें कौन सी बानी बोलनी है, कौन सा धर्म अपनाना है, किस बस्ती में रहना है, कब कहाँ ले जाना है, यह तय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यह तय करने का अधिकार सत्ताओं ने खुद ले लिया है और वो आदिवासियों को धमकाती हैं कि हमसे डरो, हमारी भाषा से डरो, हमारी संस्कृति से डरो, हमारे राष्ट्र से डरो। यह मदन कश्यप की कविता है। यहाँ भी हम पाते हैं कि किस तरह से कवि आदिवासियों पर हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को चिन्हित करता है। किसी ने कुछ व्यवधान डाल दिया है क्या?